2000 सालों से भारत में सेक्सुअलिटी और धर्म को कोई अलग नहीं कर पाया। मर्द और औरत दोनों ने ही ईश्वर को पाने के लिए शरीर का सहारा लिया। भारत के विभिन्न धर्मों और धारणाओं में पाई जाने वाली जोशीली और आकर्षक सेंसुअलिटी की जड़ उसकी रचना के साथ ही जुड़ी हुई है, जो कि कुदरत और कामुकता का एक बेजोड़ मेल है। हमारी एक स्तुति है सृष्टि की रचना के बारे में, जहां आसमान और धरती के बीच सेक्स का वर्णन है। इतने खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि आपको लगेगा कि आप इसे सच में देख रहे हैं। ये एक लौकिक संभोग की तरह है। इसमें हर तरह का तरल पदार्थ है, इसमें पानी है, इसमें गिरता हुआ मधु है, जिसका काफी खूबसूरती के साथ वर्णन किया गया है। ये एक तरह का लौकिक मिलन है और भारतीयों की कल्पना में यही बसा है। भले ही भारत में जाति और नस्ल में काफी ऊंच नीच है, पर सेक्सुअलिटी और धर्म हमेशा जुड़े रहे हैं। हिंदुओं में सेक्स को लौकिक माना जाता है, जिससे आप सिर्फ प्रजनन के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए करते हैं। ग्रीक के लोगों की तरह ही भारतीयों ने भी सेक्स या उससे जुड़ी चीजों को देवी देवताओं से ही सीखा है। जहां कृष्णा को पूजने वाले हिंदू भक्त अपने देवता की इस कामुक प्रेम के जरिए ही मोक्ष पाने की सोचते हैं, वहीं दूसरी तरफ बुद्धिज्म जैसे धर्म में मोक्ष पाने का उनका अपना अलग ही तरीका है। योनि का मतलब है गर्भ। ये स्त्री के शरीर का वो हिस्सा है जो अग्नि की तरह है। इसी से ज्ञान की प्राप्ति होती है। बुद्धिज्म में एक मान्यता ये भी है कि बुद्ध योनि में रहते हैं और वो सेक्स को ज्ञान की प्राप्ति का एक अहम रास्ता मानते हैं। लेकिन सनातन सुख की तलाश में इस मनमोहक देवता के सारे भक्त योनि का सहारा नहीं लेते हैं। बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स की ऐसी काफी संस्थाएं हैं जो मॉनेस्ट्री में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। शुरुआती बुद्धिस्ट मंक्स ये मानते थे कि अगर आपको सही ढंग से तप करना हो तो मन से सेक्स की सोच को ही निकाल देना होगा, क्योंकि इससे तपस्या भंग हो जाती है। लेकिन हर कोई ये नहीं मानता था कि संसारिक सुख के बिना भी कोई जिंदगी है। तीसरी सदी के दौरान हिंदू समाज में इतिहास के सबसे कामुक सेक्स मैनुअल के रूप में इन सुखों का एक विकल्प उभर कर सामने आया, कामसूत्र। बड़े नवाब और सामंत लोग जो प्यार करने के अपने अनोखे तरीके को दर्शाना चाहते थे, कामसूत्र के जरिए उन्होंने इस मौके को हासिल किया। कामसूत्र किताब बताती है कि सेक्सुअलिटी एक ऐसी चीज है जिसे सीखना चाहिए, वो भी एक खूबसूरत तरीके से। इसे आप जितना ज्यादा जानेंगे, जितना अच्छी तरह जानेंगे, एक मर्द और औरत दोनों के लिए ये काफी आनंदमय होगा। हिंदू समाज की तरह ही जहां समाज में स्थान हो या खाना, हर चीज को वर्ग और श्रेणी में बांटा जाता है। कामसूत्र ने भी लोगों को एक विशाल सूची दे दी जहां हर चीज सेक्स से जुड़ी थी। कामुकता से भरी सूची में अनेक प्रकार के लव बाइट्स और खरोंचों का वर्णन है। साथ ही 4 तरह का प्रेम, ओरल इंटरकोर्स के 8 चरण और सेक्स की 30 मुद्राओं के बारे में भी बताया गया है। उनमें से कुछ सिर्फ एथलीट्स के लिए ही छोड़ देने चाहिए। एक ऑटोमोबाइल के ओनर मैनुअल की तरह ही कामसूत्र भी सेक्स से जुड़ी हर दुविधा को सुलझाता है, यहाँ तक कि एक मर्द की शारीरिक कमजोरियों को भी। उसमें मर्द के निजी अंग को बड़ा करने के तरीके लिखे हैं, जैसे कि उसमें वजन बांधकर लटका देना। सुनकर अजीब लग रहा है, पर हाँ, कामसूत्र में साइज की काफी अहमियत है। कामसूत्र न सिर्फ बेडरूम में काम आ रहा था, बल्कि उसमें लिखे शब्द भी काम के थे। कवि अक्सर अपनी कविताओं में कामसूत्र से शब्द लिया करते थे। उनमें झुनकों की आवाजों का जिक्र होता था। औरतें काफी तरह के गहने पहनती थी, जिनमें छोटे झुनुक लगे होते थे। अगर कमरबंद आवाज करता मतलब औरत मर्द के ऊपर है, और अगर घुंघरू की आवाज आती मतलब वो नीचे है। अगर ज्यादा खुलकर सेक्स की बात ना करनी हो तो इस तरह से भी बात की जाती थी। कामसूत्र में शारीरिक सुख के राजों के अलावा भी काफी कुछ है। उसमें प्रेम, आलाप और शादी के बारे में भी नसीहत दी गई है। तीसरी सदी में इसके प्रकाशन के बाद कामसूत्र भारत में काफी लोकप्रिय हो गया।
इस सेक्स मैनुअल को सबसे ज्यादा पढ़ने वालों में हमेशा घूमते रहने वाले कुछ नौजवान थे जिन्हें नगरक्का कहा जाता था। ये नगरक्का ऊंचे वर्ग के मर्द थे जिन्होंने अपने आप को शारीरिक सुख के लिए समर्पित कर दिया था, एक अलग तरह की सेक्सुअलिटी के लिए। उन्हें सजना संवरना पसंद था। वो परफ्यूम लगाते थे, बालों को तेल से संवारते थे, मटक कर चलते थे। कुछ मामलों में जहां एक औरत को लुभाने के लिए कामसूत्र की किताब कम पड़ती थी, तो एक नगरक्का अपने पंख वाले दोस्त की मदद लेता था, तोते की। नगरक्का मर्द तोते से बात करते थे और उन्हें कुछ वाकये सिखा देते थे। वो मर्द हाजिर जवाब थे। वो चाहते थे कि उनके सौंदर्य बोध की तारीफ पंछी खुद करें। वो सबको अपने तोते से मिलाते थे। तोते को गंदी बातें बोलना सिखाना, एक अलग माहौल तैयार करना, आखिर सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल डिजायर को एक उत्सव की तरह मनाना ही हुआ। पर यहाँ जरूरी ये हो जाता है कि आपको बेहतर साबित होना है। ऐसे तरीके आने चाहिए जिससे एक जबरदस्त सेक्सुअल अनुभव दिया जा सके। भारतीय मर्दों को जिस तरह की औरतें पसंद हैं, वो बार्बी डॉल्स से ज्यादा अलग नहीं दिखती। देवियों को भी इसी तरह दिखाया गया है और एक आदर्श औरत ऐसी ही होती है। बिल्कुल पतली सी कमर, भरे हुए कूल्हे और बड़े आकार के स्तन, इतने बड़े कि उनके वजन की वजह से औरतों को चलते वक्त अपने कंधे आगे की तरफ झुकाकर चलना पड़ता था। पर शादी के वक्त औरतों की इन शारीरिक विशेषताओं का कोई महत्व नहीं रह जाता। ऊंची जाति वालों की शादियां उनके परिवार वाले तय करते थे, जहां ज्यादातर लड़के और लड़कियां एक दूसरे को देखते भी नहीं थे। एक भारतीय दुल्हन के लिए ये एक मानसिक पीड़ा का दौर था, जो शादी के वक्त सिर्फ 12 साल की ही होती थी। जैसे ही ये बालिका वधू जवान हो जाती थी, उसे अपने पति के घर भेज दिया जाता था। अपने मायके से ससुराल जाना एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। आप किसी की बेटी हैं, आपके माता पिता आपको प्यार से पालते हैं और जब लड़की ससुराल चली जाती है तो उसका अपने माता पिता से रिश्ता टूट जाता है। वो ससुराल की ही हो जाती है। अपने पति के घर चले जाने पर एक नई दुल्हन अक्सर पहली रात को अपने पति से संबंध बनाने से कतराती थी। भारतीय साहित्य में इंतजार को हमेशा मीठा कहा गया है। अगर रोमांस की बात करें तो दूर रहने की तड़प पर काफी चर्चाएं होती हैं। ये एक उत्कृष्ट कामना है कि अपने प्रेमी से दूर रहें और उसके लिए तड़पें। महान लेखक कालिदास का लिखा एक बहुत ही लोकप्रिय नाटक था द क्लाउड मैसेंजर, जिसमें एक प्रेमी बादलों की तरफ देखते हुए कहता है, प्लीज मेरे प्यार का संदेश मेरी प्रेमिका तक पहुंचा दो। सभी भारतीय रोमांस और सेक्स की इन पारंपरिक धारणाओं को नहीं मानते थे। समाज के कुछ ऊंचे वर्ग के मर्द और औरत अपने शारीरिक सुख के लिए कानून भी तोड़ते थे। 6ठी या 7वीं सदी की शुरुआत में तंत्र नाम की एक नई धारणा शुरू हुई। इस तंत्र ने, जिसमें हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और सभी दूसरे धर्मों के तत्व मौजूद थे, भारतीय समाज के धार्मिक और सेक्सुअल नियमों की धज्जियां उड़ा दी थीं। बुद्धिज्म में कहा गया है कि शारीरिक सुख के जरिए मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, वो भी एक अलग तरह के शारीरिक सुख से जो काफी कामुक होता है, इतना कामुक कि उस वजह से आत्मिक सुख की प्राप्ति हो जाए। भारत में बहुत सारे मंदिरों के बाहर तांत्रिक सेक्स की मुद्राएं बनी हुई हैं। पत्थरों की ये मूर्तियां प्रेम करने के कई तरीकों को दर्शाती हैं। कुछ नक्काशी काफी अश्लील है और काफी मुश्किल लगती है। लोगों को बहुत ही अजीब तरह की सेक्सुअल पोजीशंस में दिखाया गया है, जिनमें से कुछ को कर पाना तो नामुमकिन है। उन्होंने ऐसी चीजें दिखाई हैं जिसे कोई भी नहीं कर सकता। तांत्रिक सेक्स उत्सव में मर्द और औरत को खुद को शारीरिक सुख से दूर रखना पड़ता था और ये सब गुरुओं की निगरानी में होता था। इसे काफी खतरनाक रास्ता माना जाता था, जिस पर बहुत ज्यादा लोग नहीं चल पाते थे क्योंकि ये काफी मुश्किल था। बहुत बार तांत्रिक वर्जित मानी जाने वाली इन सेक्स की रस्मों को अंधेरी शमशान भूमियों में किया करते थे। मध्य रात्रि की इन क्रियाओं से मुर्दे तो नहीं जागते थे, लेकिन सेक्स करने वालों की सोई हुई कुंडलिनी जाग जाती थी। तंत्र का एक तरीका था कुंडलिनी। माना जाता था कि हमारे शरीर में सांप की सोई हुई ऊर्जा होती है और आप उसे जगाएंगे कैसे? आप उसे तपस्या से, सेक्स से
योगा से जगा सकते हैं। उसे जगाने के बहुत से अलग अलग तरीके थे। भारत में आज भी न सिर्फ मोक्ष पाने के बल्कि शारीरिक सुख पाने के भी बहुत सारे रास्ते हैं। पश्चिमी दुनिया में सेक्सुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी का ये सिद्धांत नदी के दो किनारों की तरह था, पर पिछले 50 सालों से शरीर और आत्मा से जुड़े सवालों के जवाब के लिए दुनिया भर के लोग पूर्वी धारणाओं को ज्यादा करीब से देखने लगे। किस तरह लव, सेक्स और रोमांस के पूर्वी तरीकों ने इतनी भिन्न संस्कृतियों को भेद कर हजारों मील तक अपनी पकड़ बनाए रखी, जिस वजह से पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियों में इतना फर्क आया।